इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ आरबीआई के जो मात्रात्मक और गुणात्मक टूल्स हैं, यानी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव टूल्स। किस चीज़ के, हमने पढ़ा था मनी सप्लाई आरबीआई का काम है, मनी सप्लाई को रेगुलेट करना। तो इसी वजह से अपने ये टूल्स पढ़ने पड़ेंगे, ये टूल्स जिनकी सहायता से आरबीआई मनी सप्लाई को रेगुलेट करता है ना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आरबीआई के टूल्स टू कंट्रोल मनी सप्लाई। ठीक है, अब मनी सप्लाई जो कंट्रोल के बारे में है, इसको क्रेडिट, है ना, क्रेडिट कंट्रोल भी बोलते हैं, ऋण नियंत्रण। ठीक है, ऋण को कैसे नियंत्रित करता है आरबीआई, वो भी बोलते हैं। ऋण को कैसे नियंत्रित करेगा, तो आगे जब हम इसके बारे में क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ऋण, ऋण का क्यों बोला है दूसरा नाम मनी सप्लाई। मनी सप्लाई क्योंकि आरबीआई का काम है, इसलिए आरबीआई कंट्रोल करेगा। और कंट्रोल करने की दो तरकीब है, एक तो हो गया मात्रात्मक, एक हो गया गुणात्मक। मात्रात्मक यानी क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव, और गुणात्मक यानी क्वालिटेटिव। मात्रात्मक में क्या होगा, गुणात्मक में तो सिर्फ नाम याद रखने होंगे और समझ लेना होगा। मात्रात्मक में क्या होगा, एग्जैक्ट रेट वगैरह होगी, फिक्स होगा। मार्जिन, मार्जिन तो वैसे उधर आएगा, रेट में रेट रिजर्व ये सब आएगा इसमें, है ना, मात्रात्मक में। और ये मार्केट से मार्केट ऑपरेशन है, मार्केट से जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को हो, ओपन मार्केट से परचेज करना, सेल करना, ये सब। तो मात्रात्मक में चार है, ये वैसे भी लिख दिया है अपन ने। सबसे पहला तो हो गया बैंक रेट, फिर है लिक्विडिटी। ठीक है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, है ना, चल निधि समायोजन सुविधा, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी हो गई ये। इसके अंदर फिर वापस तीन हो गए, रेपो रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और एमएसएफ। आजकल रिवर्स रेपो रेट की जगह एसडीएफ का यूज किया जाता है ना, वो भी दिया अपन आगे पढ़ेंगे। फिर है ओपन मार्केट ऑपरेशन, खुला बाजार संचालन। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की खरीद फरोख्त हो जाएगी इधर। और आरक्षित निधि, ये रिजर्व वाला है ना, आरक्षित निधि आवश्यकता, इसमें रिजर्व्स आ जाएंगे, एक तो सीआरआर और एक आ जाएगा एसएलआर। ठीक है, एक बार नाम नाम देख लेते हैं। कभी कभी क्या नाम से भी आता है क्वेश्चन, पीवाईक्यू में आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यूपीएससी ने सीधा क्वेश्चन पूछा है कि क्वांटिटेटिव कौन सा क्वांटिटेटिव टूल्स नहीं है। अब ये सारा क्वांटिटेटिव है इधर और ये क्वालिटेटिव है, तो ये ऑप्शन में इन चारों में से कोई एक तो होगा, तो वही अपना आंसर होगा। और ज्यादा भी हो सकते हैं क्योंकि आजकल वो ओनली वन ओनली टू वाले भी ऑप्शन आते हैं ना, इसलिए। तो गुणात्मक में, गुणात्मक यानी क्वालिटेटिव, गुणात्मक यानी क्वालिटेटिव, यानी कि कोई निश्चित मात्रा नहीं है कि कितना प्रतिबंध लगा सकते हैं, वो वाली बात नहीं, सिर्फ गुणात्मक है एक तरह से। कैसे, सबसे पहला है मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन क्या होता है कि जो लोन अमाउंट दिया जाता है ना, लोन लोन दिया जाता है, लोन के अगेंस्ट कोई ना कोई सिक्योरिटी रखी जाती है, तो सिक्योरिटी की वैल्यू और लोन जो जितना दिया जाता है उसके बीच का डिफरेंस हो गया मार्जिन। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट, मार्जिन रिक्वायरमेंट भी अलग अलग बैंक को अलग अलग टाइम पे आरबीआई जो मार्केट मनी सप्लाई परिस्थिति होते हैं मार्केट के, उसके हिसाब से अप डाउन करने को बोलती रहती है। और क्रेडिट रेशनिंग भी बोलते हैं इसको, क्रेडिट रेशनिंग हो गई ऋण नियंत्रण, ऋण नियंत्रण, किसको देना किसको नहीं देना, कितना देना, किस एरिया में कितना परसेंटेज, तो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, पीएसएल, ये सब इधर आ जाएगा, है ना। और मॉरल सुएशन में क्या हो जाएगा कि नैतिक दबाव है, एक तरह का नैतिक दबाव उत्पन्न करना, सलाह देना या फिर दबाव डालना या निर्देश देना, है ना, ये दो तीन तरीके से ये भी होगा। और कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन में क्या हो जाएगा, कंज्यूमर को जो लोन दिया जा रहा है तो उनकी जो डाउन पेमेंट रिक्वायरमेंट है, इंटरेस्ट की रेट का, इंटरेस्ट का रिक्वायरमेंट है, मिनिमम इंटरेस्ट रेट कितनी लेनी, या वो मैच्योरिटी पीरियड, लोन का ड्यूरेशन, ये सब इसमें आ जाएगा, है ना। ये तो गुणात्मक में नाम याद रखना है अपने को। मार्जिन रिक्वायरमेंट को हिंदी में मार्जिन आवश्यकता ही बोलेंगे, है ना, नाम मार्जिन ही बोलना आप भी।
मार्जिन आवश्यकता, ठीक है। और क्रेडिट रेशनिंग को ऋण नियतन, ऋण नियतन, और मॉरल सुएशन को बोलेंगे नैतिक प्रत्ययन, कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन, यानी कि क्या हो गया, ग्राहक या उपभोक्ता है ना, उपभोक्ता ऋण नियमन, रेगुलेशन नियमन, ठीक है, उपभोक्ता ऋण नियमन। ये चार नाम ध्यान रखना, क्वालिटेटिव के हैं, गुणात्मक के हैं, और बाकी जो रेट्स वगैरह आती है ना, वो सारी की सारी किधर आ जाएगी, इसमें ओपन मार्क, ये तो सब रेट रिजर्व आ जाएगा, तो या दिमाग में लगेगा कि ये एक तरह से क्वांटिटेटिव यानी मात्रात्मक जैसा लग रहा है। अगर रेट या रिजर्व ऐसे CRR, SLR, बैंक रेट, इन सब में लगेगा कि ये मात्रात्मक ही होगी, लेकिन ओपन मार्केट ऑपरेशन आएगा ना, खुला बाजार, वहां थोड़ा रहेगा, तो उसको भी याद रखना, ये भी मात्रात्मक में आएगा, है ना। अब एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं बैंक रेट, है ना। बैंक रेट क्या होती है, ये है बैंकों को लॉन्ग टर्म लोन, ठीक है, दीर्घकालीन ऋण, दीर्घकालिक ऋण, तो की दर। तो ये बैंक रेट के बारे में क्या लिखोगे कि लॉन्ग टर्म बैंक रेट क्या होती है, जब बैंक्स RBI के पास जाते हैं लॉन्ग टर्म लोन लेने के लिए, दीर्घकालीन ऋण लेने के लिए जाते हैं, तो जिस रेट पे RBI बैंकों को दीर्घकालीन ऋण देती है, तो वो हो गई बैंक रेट। बस इतना ही ध्यान रखना है ना। और बैंक रेट का एक और पॉइंट ध्यान रखना, ये रेपो रेट प्लस 0.25, है ना, या फिर इसको क्या बोलते हैं, 25 बेसिस पॉइंट, है ना। रेपो रेट से 25 बेसिस पॉइंट ज्यादा होगी, बस इतना ही है। ये दो पॉइंट याद रखना, एक तो होगी दीर्घकालीन के लिए, और ये रेपो रेट जितनी भी होती है उससे 25 पॉइंट ज्यादा होती है, ठीक है। फिर देखो रेपो रेट, रेपो रेट के बारे में क्या, तो रेपो रेट, अब ये दीर्घकालीन है तो अल्पकाल के लिए ये सब आ जाएंगे, ठीक है। ये दीर्घकालीन है तो अल्पकाल के लिए आ जाएंगे, तो ये रेपो रेट क्या होगी, अल्पकाल के लिए। रेपो रेट का क्या होता है, रीपरचेज, रीपरचेज, रेपो रेट की फुल फॉर्म होती है रीपरचेज, है ना। रेपो रीपरचेज, है ना। ये मैंने इधर गलत लिख दिया है, REPO है रीपरचेज, रेपो रेट का REPO, रेपो या रिवर्स रेपो, रीपरचेज है ना, इसलिए तो REPO देख के मेरे को भी लगा कि ऐसे ऐसे दिखने में सही लग रहा है, लेकिन रीपरचेज में RE आता है ना, इस हिसाब से, तो ध्यान रखना ये रीपरचेज ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। RE का ऐसा चलता है, ठीक है। तो REPO, रेपो, ठीक। तो रेपो का क्या हो गया, रेपो रेट हो जाएगी एक, इसका फुल फॉर्म देखोगे तो रीपरचेज हो जाएगा, रीपरचेज रेट, ठीक है। तो ये बैंक रेट दीर्घकालीन है तो ये अल्पकालीन हो जाएगी, अल्पकालीन या अल्पकालिक ऋण दर, सीधे लिख दो ना, दर जो कि अल्पकालीन ऋणों के लिए ली जाए, ठीक है। और इसको पॉलिसी रेट भी बोलते हैं ना,
रेपो रेट को पॉलिसी रेट भी बोलते हैं। नीति दर, ये 2 पॉइंट इसमें ध्यान रखना है। मेन रेपो रेट इसमें, पॉलिसी रेट में रेपो रेट को कंसिडर किया जाता है ना। करंट जो रेपो रेट है वो 6% है। रेपो 6 है तो बैंक रेट कितनी हुई, 6.25। बस। फिर देखो रिवर्स, एचडीएफ बाद में देखेंगे, पहले रिवर्स देख लो ना। ये तो रेपो हो गया, रेपो हो गया, तो रिवर्स रेपो कैसे होगा? आदत पड़ गई आर ए पी ओ लिखने की। रिवर्स रेपो, रेपो के अल्पकालीन ऋण है। इन बैंकों को अल्पकालीन ऋण चाहिएगा तो उन बैंक के पास जाएगी, मतलब बैंक आरबीआई के पास जाएगी, अल्पकालीन ऋण दो भाई, तो आरबीआई बोलेगा रेपो रेट से आपको इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा, ओके जी, ठीक है, मिल जाता है इनको ऋण। फिर रिवर्स रेपो यानी कि रेपो का उल्टा। रेपो का उल्टा मतलब नॉर्मल ग्राहक जब बैंक के पास जाता है और लोन लेता है, बैंक से एक तो होता है लोन लेता है, तो लोन का उल्टा क्या हो गया, जमा, जमा करना, बैंक को पैसे देना। एक तरह से आरबीआई के पास बैंक गए, आरबीआई से पैसे मांगने गए, तो रिवर्स यानी उसका उल्टा क्या हो गया, आरबीआई को पैसे देने गए, ये हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है, आप रख दो, आपके पास जमा कर दो। एक तरह से वो जमा हो गई, है ना। तो रिवर्स रेपो क्या हो गई, एक तरह की जमा है ना, जमा है, वो भी अल्पकालिक। अल्पकालिक जमाओं पे जो दर, अब इधर क्या है ना, आरबीआई देगी ब्याज बैंकों को, इसलिए ये है ना। अभी ये तक पॉपुलर नहीं है, अभी चला गया, ये एचडीएफ आ गया ना, एचडीएफ के बाद में इसका इतना यूज नहीं रहा है रिवर्स रेपो का, एचडीएफ का, इसलिए है ना। काफी 3-4 साल से अब ये फिक्स है, 3.35 करके रेट पड़ी है रिवर्स रेपो की, चेंज नहीं हो रही, यही है। तो ये हो गई रिवर्स। एचडीएफ ये सेम है ना। इसमें क्या हुआ, स्टैंडिंग मतलब कभी भी आओ और ले जाओ। रिवर्स रेपो में क्या होता था, टाइमिंग होती थी, विंडो ओपन होने के फिक्स ड्यूरेशन होता था, उसी टाइम में आप जाके जमा करा सकते हो, ऐसा कुछ था। और एचडीएफ में फिर क्या क्या ऐसा नहीं है, अब कभी भी आओ कभी भी जमा करो, उस टाइप से एचडीएफ है ना। बस एचडीएफ का यही हो गया, सेम रिवर्स का जैसा ही है, लेकिन अब ये ऑल टाइम है ना, इसकी विंडो हमेशा खुली रहती है, इसलिए। तो रेट क्या हो गई इसकी, इसकी रेट देखोगे तो 5.75, यानी कि रेपो से, रेपो से 25 बेसिस पॉइंट कम, है ना। क्योंकि देखो, जब हम किसी को लोन देते हैं तो उससे जो इंटरेस्ट की रेट लेते हैं, और आगे वाला हमारे पास जमा करवाने आता है पैसा, उसको वापस देते हैं, अपन मार्जिन तो बीच में रखेंगे ना, जो रेट का मार्जिन होता है सेम रेट पे थोड़ी होगा। 5% पे लोन भी देता हूँ, 5% पे आपकी जमा भी स्वीकार करूंगा, तो फिर मेरे पास बिजनेस कैसा हुआ, फिर मेरे को तो कोई प्रॉफिट ही नहीं हुआ ना। इसलिए क्या होता है, आरबीआई का हमेशा ध्यान रखना, बैंक का भी ये ध्यान रखना, बैंक क्या करती है, सेविंग अकाउंट पे, एफडी पे, इन सब पे जो इंटरेस्ट देती है, वो का वो लोन, लोन जब अपन लेते हैं तो सेम रेट से थोड़ी देती है, लोन पे हाई इंटरेस्ट लगता है, वही तो वो मार्जिन होता है, गैप। मैं कस्टमर को जो रेट पे दे रहा हूँ वो का वो मैं लोन से भी कलेक्ट करूंगा, तो फिर मेरे पास कुछ बचेगा ही नहीं ना, तो ऑपरेशन कैसे मतलब बैंक अपना काम कैसे करेगा। इसलिए होता है बीच में मार्जिन रखना पड़ता है, रेट्स में भी मार्जिन रखना, इसी यही तो होता है बैंक का मेन प्रॉफिट। तो आरबीआई भी ऐसे ही करेगा, बैंक को जो लोन देगा उसकी रेट अलग होगी, और उसकी बचतें जो स्वीकार करेगा उनकी कम होगी। रिवर्स रेपो तो 3.35 ही है, देखो 3.35 ही है। क्योंकि ये चेंज एचडीएफ आ गया अब, इसलिए ये इतना नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना कि ये कम रहेगी, रेपो रेट से एचडीएफ कम रहेगी। फिर आते हैं एमएसएफ, ठीक है, मार्जिनल, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, हो गई।
इसकी भी क्या होती है, ये भी प्लस 0.25 है ना, रेपो रेट से 25 बेसिस पॉइंट इसका भी ज्यादा ही होती है ये। अब एक चीज ध्यान रखना कि दीर्घकालीन ऋण के लिए भी बैंक रेट है और अल्पकालीन ऋण के लिए रेपो और ये सब आ गई, बचत के लिए भी आ गई। लेकिन एमएसएफ का भी यूज किया है, एमएसएफ कहाँ जाएगी, तो क्या होता है इसमें है ना, एक लिमिट होती है कि हर बैंक मन मर्जी जब भी आरबीआई के पास चला जाए और आप भाई लोन दो, आरबीआई हमेशा थोड़ी देगी, कुछ लिमिट होती है। उनके पास जितनी डिपॉजिट्स पड़ी है या जो जनता से डिपॉजिट लिए उनके एक फिक्स परसेंटेज होता है, उसके हिसाब से इनको लोन दिया जाता है ना, तो वो लिमिट होती है एक आरबीआई की। लेकिन कभी कभी बैंक से ना जेन्यून प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, तो आरबीआई को अपन ने पढ़ा था कि आरबीआई क्या है, लास्ट लेंडर है, मतलब अंतिम अंतिम सहायक। बैंकों को जब लास्ट में कोई नहीं मिलता तो फिर आरबीआई ही उसका सहारा होता है, अंतिम होता है ना, इसलिए बैंक आरबीआई के पास जाएगा। अब आरबीआई के पास ऑप्शन क्या है, रेपो बैंक रेट, रेपो रेट, ये सब तो चीजें फिक्स है, इनके नियम ये भी फिक्स हो गया। इसलिए क्या हुआ, एमएसएफ एक्स्ट्रा लाया कि जो 2% जो आपका नेट टाइम एंड डिपॉजिट लाइबिलिटी है उससे 2% एक्स्ट्रा भी आप लोन ले सकते हो, जो लोन ले रहे हो उससे एक्स्ट्रा है ना, जो आरबीआई ने डिसाइड कर रखी है लिमिट, उसमें एक्स्ट्रा लोन है एक तरह का है ना, एक्स्ट्रा लोन। एक्स्ट्रा कितना, 2% ऑफ एनडीटीएल। अभी एनडीटीएल क्या होता है, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी। ठीक है, ये 2% एनडीटीएल का 2% एक्स्ट्रा भी आप लोन ले सकते हो आरबीआई से। तो आरबीआई उसके लिए जो रेट डिसाइड करती है वो एक तरह से एमएसएफ है। तो एमएसएफ सेम, एमएसएफ और बैंक रेट हमेशा रेट दोनों की सेम रहती है, क्योंकि एमएसएफ क्या है, रेपो प्लस 25 बेसिस पॉइंट एक्स्ट्रा, बैंक रेट भी 25 बेसिस पॉइंट एक्स्ट्रा रहती है। तो ये, तो बैंक रेट कितनी हो गई, जैसे रेपो रेट है 6%, तो बैंक रेट हो गई 6.25, एमएसएफ कितनी हो गई 6.25। ये तो देखने की जरूरत नहीं है, ऐसा ही हो जाएगा। ठीक है, ये एमएसएफ और ये सब हो गई। अब एक चीज ध्यान रखना, एचडीएफ पढ़ा लिया मैंने ना, रिवर्स में एचडीएफ है। रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, खिड़की खुलने का टाइम फिक्स होता था कि कुछ महीने फिक्स होते थे, जैसे 2-3 महीने बाद में या हर महीने नहीं होके आरबीआई का कुछ फिक्स था है ना, ऐसा कुछ था। स्टैंडिंग का मतलब ही होता है कि हमेशा के लिए आप कभी भी आओ कभी भी लेके जाओ, वो वाला सिस्टम है। लेके जाओ इसमें डिपॉजिट का है एक तरह से, है ना। ये हो गया एचडीएफ। ठीक है, एचडीएफ और ये रेपो एमएसएफ, ये तो समझ गए अपन। इन तीनों को क्या बोलते हैं, रेपो, एचडीएफ और एमएसएफ। अब रिवर्स रेपो इतनी है ना, वो रही नहीं है ध्यान रखने लायक, इसलिए आप रिवर्स की जगह एचडीएफ सीधा बोल सकते हो, रेपो, एचडीएफ, एमएसएफ। ठीक है, रिवर्स बोलोगे तो भी कुछ नहीं, ऐसा गलत नहीं है, लेकिन वो प्रासंगिक नहीं रही है ना, इसने अपनी अभी अभी इतनी इसकी रही नहीं है वो प्रासंगिकता। रेपो, एचडीएफ और एमएसएफ, इन तीनों को मिला के बोलते हैं चल निधि समायोजन सुविधा, यानी कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, एलएएफ। एलएएफ का फ्लोर बोलोगे, एलएएफ का जो कॉरिडोर बोलोगे, उसमें ये तीनों रेट आती है, ये ध्यान रखना। अब तीन वैसे काउंटिंग करोगे 4 हो जाएगी, रिवर्स और एचडीएफ करके। मुख्य तो ये तीन ही है, एचडीएफ और रिवर्स रेपो एक ही है, आप ये ध्यान रखो है ना। ये इसका ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आता है एलएएफ में कौन कौन सी रेट आती है, एलएएफ में ना, तो एलएफ में रेपो, रिवर्स रेपो, एमएसएफ, ये ध्यान रखिए। अब देखते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, खुला बाजार जो संचालन है ना, ओपन मार्केट ऑपरेशन में होता है जो गवर्नमेंट की प्रतिभूतियां होती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है, उनको आरबीआई ओपन मार्केट में सेल करेगा या परचेज करेगा, खरीदेगा या बेचेगा। उसके द्वारा क्या होता है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है या क्रेडिट को कंट्रोल करता है। अब वो कंट्रोल कैसे होती है, तो कैसे होती है कंट्रोल, देखो मनी सप्लाई को, तो जैसे कि आरबीआई को मनी सप्लाई कम करना है, आरबीआई को लगेगा मुद्रास्फीति बढ़ गई है बाजार में, मुद्रास्फीति बढ़ गई, इसका मतलब क्या है, खूब सारे नोट बाजार में आ चुके हैं, पैसा खूब सारा आ चुका है, मनी बाजार में खूब सारा फ्लोट हो रहा है, इसलिए क्या है, लोगों के पास पैसे ज्यादा है, ज्यादा है तो मुद्रास्फीति बढ़ेगी। मुद्रास्फीति से इधर कनेक्ट मत करो अभी,
मुद्रास्फीति का जब टॉपिक आएगा उस टाइम कनेक्ट करेंगे, लेकिन फिर भी है ना, ये मुद्रास्फीति मनी सप्लाई को कंट्रोल मुद्रास्फीति के लिए करते हैं ना, ये ध्यान रखना। तो क्या होता है कि जो मनी सप्लाई को कम करना है, बढ़ गई है बाजार में, उसको कम करना है, तो लोगों के पास पैसा है तो उनको क्या करो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पकड़ा दो। समझे बात को? अगर मेरे पास पैसा है, मेरे को कोई सिक्योरिटीज देगा तो मेरे को उसके बदले में पैसे देने पड़ेंगे। जैसे ही पैसे दिए तो मेरे पास सिक्योरिटीज आ गई, लेकिन पैसा तो हो गया बाजार से कम ना। बस मनी सप्लाई को कम करने के लिए गवर्नमेंट, आरबीआई क्या करेगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेचेगी। गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेचने से लोगों के पास सिक्योरिटी आ जाएगी और उनका पैसा आरबीआई के पास आ जाएगा। कुल मिला के जो लोगों के पास पैसा था उसी को तो कम करना था, तो मनी सप्लाई को कम करने के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचा जाता है और मनी सप्लाई को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेज किया जाता है। बाजार में पैसा कम है, बाजार में पैसा कम हो गया, मंदी की हालत आने लग गई, तो अब क्या करना है, पैसा पंप, पैसा बाजार में बढ़ाना है ना। तो आरबीआई क्या करेगी, पैसा पंप कैसे करेगी मार्केट में, तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेज करेगी। लोगों के पास जितनी भी सिक्योरिटी है उनको परचेज करो। उससे क्या होगा, परचेज करेगी तो लोगों को पैसा पकड़ाएगी और उनसे सिक्योरिटीज ले लेगी वापस, तो लोगों के पास आ गया पैसा, पैसा आते ही मनी सप्लाई बढ़ गई। बस इस तरह से मनी सप्लाई करती है। इसमें सिर्फ एक वर्ड लिख दो, है ना, खरीद और बिक्री। किसकी? जीसैक, यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक है, इसको ओपन पूरा फुल फॉर्म लिखने की जरूरत है नहीं, आप समझ जाओगे, जीसैक से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है ना। फिर आरक्षित निधि आवश्यकता, ये क्या होती है? आरक्षित निधि आवश्यकता सामान्यतः क्या बोला जाता है, बैंक रन से बचने के लिए इस, ये जो आरक्षित निधि की आवश्यकता है ये निर्धारित की गई है। बैंक रन क्या होता है, जब क्या होता है, बैंक में लोगों का विश्वास उठ जाता है, कुछ धोखाधड़ी स्कैम की बात आती है, सारे लोग बैंक में पहुंच जाते हैं कि हमारा पैसा दो, पैसा दो। तो गवर्नमेंट, मतलब सॉरी गवर्नमेंट बोल रहा है ना, बैंक बैंक तो क्या है कि उसको लॉन्ग टर्म लेके बैठी थी कि जो पैसा पड़ा है अभी हाथों हाथों सब मांगने आएंगे नहीं, आते जाएंगे, जैसे सर्कुलेशन में चलता है ना, लोन दे दिया, लोन से पैसा आ रहा है, कोई मांग रहा है उसको दे दिया, यूं करके सर्कुलेशन चलता है। लेकिन जब पूरे सारे कस्टमर एक साथ में, सारे कंज्यूमर उसके एक साथ में आके खड़े हो जाएंगे गेट पे कि मेरा हमारा सारा पैसा दो, तब बैंक के पास होता नहीं है उस टाइम, क्योंकि सारा लोन में और इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है। उसको, उस स्थिति को बोलते हैं बैंक रन, है ना। उसको बचने के लिए, काफी हद तक बचने के लिए ये रिक्वायरमेंट के लिए आरक्षण, आरक्षित निधि आवश्यकता की रिक्वायरमेंट इसीलिए रखी गई है। सीआरआर एसएलआर है, दो रेट है ये, एक तरह से कैश रिजर्व रेशियो, सीआरआर, सीआरआर हो गया कैश रिजर्व रेशियो। एसएलआर क्या हो जाएगा, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये तो इनकी फुल फॉर्म हो गई। कैश रिजर्व रेशियो, एक तरह से कैश जमा करके रखना है आपको, कहाँ पे, आरबीआई के पास में, अपना रिजर्व, है ना। तो सीआरआर हो गया आरबीआई के पास रोकड़ रखना है ना, रोकड़ जमा रखना है। तो अब ये कितना रखना है, तो सामान्य इसमें रेट डिसाइड होती है, 4% चल रही है अभी, 4.25 है या 4 है, ऐसा कुछ है, एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं, आप देख लेना ना। तो 4% के करीब चल रही है इसकी कैश रिजर्व की। लेकिन 4%, 4% किसका, तो 4% वही एनडीटीएल, जो इसकी नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी होती है, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी, उसका होता है 4%, है ना। अपडेट आप कर देना, अगर 4% पॉसिबिलिटी 4% की सही है, लेकिन आप अपडेट कर देना, है ना। सीआरआर हो गया ये। अब होता क्या है वो देख लिया आपने, आरबीआई के पास रोकड़ जमा किया
आरबीआई के पास कैश जमा किया जाता है, इसलिए आरबीआई के पास होता है अपना रिजर्व जमा करना, वो हो गया सीआरआर। फिर देखो एसएलआर, तो एसएलआर तो खुद के पास ही होता है, एक तो स्वयं के पास ही, बैंक अपने खुद के पास रखेगी है ना, स्वयं के पास, बैंक अपने खुद के पास रखती है जो, और रख किसमें सकती है, एक तो रोकड़, गोल्ड, सोना, या जी सेट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, है ना, इन तीन रूप में रख सकती है। तो एसएलआर तीन रूप में रखा जा सकता है, रोकड़, गोल्ड या जी सेट के रूप में। और एसएलआर की करंट रेट चल रही है 18%। 18% किसका, वही एनडीटीएल। तो देखो 18 समथिंग इसमें एसएलआर में रखवा दिया, 4% उसके आरबीआई के पास रह गया, तो 22% तो जो लोगों ने जमा करवाया था वो तो आरबीआई ने होल्ड कर दिया ना, 22%, तो 78% बचा बैंक के पास। अब बैंक उससे ही लोन दे पाएगी 78% ही, तो रिस्क कम हो गया ना। 22% तो आज भी अगर 22% कस्टमर अपने जो डिपॉजिट लेने आएंगे तो उनके लिए तो तैयार है, बैंक के पास एक्स्ट्रा पड़ा है ना मार्जिन, इसीलिए ये रखा जाता है आरक्षित निधि आवश्यकता, है ना, रिजर्व वाला, कैश रिजर्व रेशियो और स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। और इनमें क्या होता है, इनका सिर्फ नाम और कुछ, नाम और ये देख लो, जैसे मार्जिन रिक्वायरमेंट, मार्जिन मैंने समझाया था आपको, जो डिफरेंस होता है, लोन लेने के लिए जाते हैं तो लोन की जो सिक्योरिटीज वहां जमा करवाई जाती है, सिक्योरिटी जैसे मैं अपना मकान का कागजात लेके गया, होम लोन लेना है मेरे को, मैं अपने हाउस के जो पेपर्स है वो लेके गया बैंक में, ठीक है। बैंक ने क्या किया, उस पेपर्स में वैल्यूशन निकाली मेरे हाउस की, जैसे वैल्यूशन आ गई 50 लाख, ठीक है, तो 50 लाख वैल्यूशन आई, तो 50 लाख से क्या होगा, ये जो मार्जिन का मतलब क्या होता है कि मार्जिन कितना रखेगी, जैसे 20% मार्जिन फिक्स कर दिया आरबीआई ने कि 20% मार्जिन आपको रखना पड़ेगा, इसका मतलब क्या होगा, 50 का 20% यानी 10 लाख कम, यानी 40 लाख तक ही बैंक लोन दे सकती है मेरे को, तो 10 लाख वो हो गया मार्जिन। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होती है, एक तरह से लोन की जो लोन का अमाउंट है उसको कम ज्यादा करती है आरबीआई। अब देखो मार्केट में जैसे मनी सप्लाई बढ़ा नहीं होगी तो आरबीआई क्या कर देगी, मार्जिन को कम कर देगी, मार्जिन को कम कर देगी, आप 10% नहीं करके 5% कर दो, तो 10% में मैंने 10 लाख बोला है ना, नहीं, 50 लाख का 10% यानी 5 लाख हुआ, यानी 45 लाख, 45 लाख लोन दे सकते हो, है ना, सॉरी ध्यान नहीं रहा है ना, 20%, ठीक है यार, खुद कंफ्यूज हो गया, 20 बोला, 20 बोला तो 10 लाख, और 10% बोला तो 5 लाख, है ना, आप तो सी सेट के खिलाड़ी हो, समझ गए होंगे, है ना, ठीक है। मार्जिन रिक्वायरमेंट में यही होता है कि जो फिक्स रेट होती है उतना तो बैंक को मार्जिन रखना पड़ेगा, जो सिक्योरिटीज रखी है उसके वैल्यूएशन का, और जो पीछे बच गया वो लोन दिया जाता है, तो उस मार्जिन को अप डाउन करके मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है। मनी सप्लाई का दूसरा नाम अपने ऋण इसलिए रखा, देखो ना इसमें ऋण का हो गया, लोन का अमाउंट ऊपर नीचे जा रहा है, और इन सब में क्या हो रहा है, बैंक बैंक आरबीआई के पास जा रही है और ये सब ले रही है, आरबीआई बैंकों पे, ये बैंकों पे तो लगा रही है आरबीआई, तो बैंक बैंक को अगर ज्यादा रेट पे कुछ लोन मिल रहा है तो बैंक ग्राहकों को भी ज्यादा लोन पे देगा, ज्यादा रेट पे ही लोन देगा ग्राहकों को, तो फिर कैसे होगा, ग्राहकों को लोन ज्यादा रेट पे मिलेगा तो कम ग्राहक लेंगे, तो मनी सप्लाई ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगी। इस तरह से ये भी एक तरह से ऋण से रिलेटेड ही है ना, इसीलिए इसका नाम क्रेडिट कंट्रोल या ऋण नियंत्रण भी बोला जाता है ना। तो ये मार्जिन रिक्वायरमेंट, फिर क्रेडिट रेशनिंग क्या होगा, क्रेडिट रेशनिंग हो गया सेक्टर वाइज स्पेसिफिक, क्या होता है, आरबीआई फिक्स कर इस सेक्टर को आप दो लोन, इनको कैटेगरी को आप लोन मत दो, वैसे करके। तो प्रायोरिटी सेक्टर लोन लैंडिंग होती है ना, पी एस एल, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, वो इसी के अंतर्गत आएगी ऋण नियंत्रण में। आरबीआई प्रायोरिटी, ऐसे बैंक प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में क्या होता है, फिक्स हो जाता है कि रूरल एरिया में आपको 70% जैसे लोन देना है, जनरली कमर्शियल बैंक को तो 40% ही होता है, लेकिन आरआरबी को क्या होता है 75% करीब वो उनको देना पड़ता है लोन रूरल एरिया में, जो वो रिक्वायरमेंट है वो इधर आ जाएगी क्रेडिट रेशनिंग में, आपको उस फिक्स सेक्टर है वहां देना पड़ेगा। अन्यथा क्या होगा, अगर कंपलसरी नहीं करेंगे ना तो बैंक क्या करेगी, अपना पैसा कमाना चाहेगी, जिस सेक्टर को डेवलप करना चाहिए उधर बैंक ध्यान थोड़ी देगी, बैंक को तो अपना जो कमर्शियल पर्पज है मेन पैसे वाला वही तो पूरा करना है, इसलिए ये
आरबीआई क्या करता है, उनके ऊपर कंपल्सन लगाता है ताकि वो उस सेक्टर में भी काम कर सके, है ना, दबाव एक तरह से। मॉरल सुएसन वही दबाव, दबाव या निर्देश या सलाह, बैंकों को सलाह दे देना, ताकि जो मार्केट में मंदी चल रही है तो बैंकों को सलाह देना कि आप लोन बांटो मार्केट में, जैसे मुद्रास्फीति बढ़ रही है ज्यादा, या फिर वो मार्केट में कोई संकट आ रखा है, तो फिर बैंक क्या बोले, आरबीआई बैंकों को क्या बोलेगी, आप ऋण देने में थोड़ी सतर्कता बरतें, उस टाइप से, है ना। वो एक तरह से सलाह दबाव, ये वर्ड आप ध्यान रखना। मॉरल सुएसन मतलब ध्यान रखना, मॉरल सुएसन नैतिक प्रत्ययन वर्ड याद रखना, ये क्या है, गुणात्मक। क्रेडिट रेशनिंग क्या है, ये भी गुणात्मक। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या है, तो ये भी गुणात्मक। और कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन, ये भी गुणात्मक। कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन में क्या हो जाएगा, डाउन पेमेंट, इंटरेस्ट की रेट, ड्यूरेशन ऑफ लोन, वो शर्तें, उन सब के बारे में आरबीआई देख रेख करता है। तो ये हो गया मात्रात्मक और गुणात्मक मनी सप्लाई को कैसे कंट्रोल करता है आरबीआई। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू दोस्तों।